भगवान शंकराचार्य ने हर बार अपने हर एक ग्रंथ में और उनके जितने भी व्याख्यान हैं उन सब में उन्होंने तत्वों को ही सबसे पहले जिम्मेदार समझाया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब इनके पास अलग अलग जो हैं वो प्रकृति सब लेकर के हैं और सबके पास अलग अलग क्षमताएं हैं। पृथ्वी के पास सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आए हुए इनका नाम है ज्ञान और ये हैं डुमरांव बिहार से। 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ और काफ़ी जद्दोजहद अभी तक, पर अभी राहु की दशा थी भगवान, इस वजह से आप थोड़े परेशान थे। हालांकि उसने आपको दरवाज़ा दिया था पर आप या तो अवसर चूकने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आते या फिर मिलता ही नहीं है, पर चूकते ज़्यादा हैं, मिलती हैं चीज़ें। क्योंकि गुरु जो है वो जन्म कुंडली में बुध को, शुक्र को और सूर्य को, एक चीज़ जो आपकी कुंडली में कमज़ोर मैं देख रहा हूँ, चंद्रमा इस भाव के अधिपति होकर के मंगल के साथ बैठे हैं जो कि अष्टम भाव का अधिपति है और इस कुंडली के लिए वो दारिद्र दोष के निर्माण करता होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे नहीं होते और चंद्रमा मंगल के साथ ही राहु केतु के संपर्क में किसी पापक ग्रह का, कोई शुभ ग्रह का कोई उन पे असर नहीं है। तो जन्म कुंडली का धनेश आपको धन कमाने में दिक्कत महसूस करा रहा है और दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे दरअसल समस्या किसके कारण हुई? चंद्रमा की संगति अगर अच्छे ग्रह से हो जाती तो निसंदेह जो है वो ये स्थिति नहीं होती। दरअसल आपकी कुंडली में नौकरी के प्रबल योग है और आपकी कुंडली में एक बड़ी अच्छी बात है, योग है, वो याद रखिएगा आप लोग भी, जो आयु को लेकर के है कि अगर लग्न से लेकर के 7वें घर के बीच में मंगल आ जाते हों और 7वें घर से लेकर के 12वें घर तक अगर गुरु बैठ जाते हों, किसी भी लग्न की बात है, लग्न से लेकर के 7वें घर के बीच में मंगल आ जाते हों और 7वें घर से लेकर के 12वें घर के बीच में अगर गुरु आ जाते हों और केंद्र में शुक्र और बुध या जन्म कुंडली में शनि अगर बैठे हों या दो शुभ ग्रह कोई भी, शनि यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आयु भाव के अधिपति हैं। तो जन्म कुंडली में शुक्र या बुध या चंद्रमा अगर केंद्र में बैठे हों तो व्यक्ति कम से कम 120 वर्ष की आयु जीता है, पर आजकल कोई जी नहीं पाता है। पर वस्तुतः आपकी कुंडली में वो योग लगा तो है, पर कितना भी व्यक्ति कम जिएगा तो 80 वर्ष तो आराम से जी लेता है। ये एक अच्छी बात भी है और आज के हिसाब से अब ये बात है। दूसरे नंबर पे कि आपकी कुंडली की एक कमजोरी मैंने ये बताई, हालांकि माता से और व्यक्ति इमोशनल बहुत ज़्यादा है और मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है खुद को विचार करके, कारण शनि जो है वो अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव को देख रहे हैं और इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं जो इनकी नीच की राशि है। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली में जो व्यापार या रोजगार का भाव है या दशम भाव है वो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन में चला जाता है, कमजोरी की तरफ बढ़ जाता है। इस कारण से उसको कई बार बहुत वक्त तक पता ही नहीं चलता कि वो क्या करे या कंफ्यूजन में रहता है करियर को लेकर के। दूसरे नंबर पे शनि आयु तो बढ़ा रहे हैं पर तकलीफ भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति हो जाने के कारण दोष युक्त हो जाते हैं और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गुरु जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाधकेश होते हैं। बाधाएं उत्पन्न करना सप्तमेश का काम होगा इस कुंडली के लिए और वो किस में उत्पन्न कर रहे हैं? लाभ में। अकेले तो कारक तो नष्ट किया ही, अकेले बैठ करके बाधाएं उपस्थित करी और उसके बाद देखा तो पराक्रम का परिणाम देंगे। यहाँ उनकी दृष्टि तुला पे जा रही है जहाँ शुक्र आपको कई बार, शुक्र, सूर्य और बुध यहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि व्यक्ति को पिता का लाभ या पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता या कम मिलता है या कई बार व्यक्ति जो है वो सामाजिक रूप से अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए कभी भी अपने परिवार से लड़ता नहीं है और हमेशा उनके ना में भी हाँ और हाँ में भी हाँ मिलाता रहता है क्योंकि उसको इस बात का डर सताए कि नहीं, परिवार की अगर बिखरेगा तो समाज क्या कहेगा, और इस चीज़ को वो हमेशा ढोता रहता है जिसके कारण उसकी चक्की पिसती रहती है और नुकसान को वो खेलता रहता है। यहाँ चंद्रमा और मंगल का संबंध बहुत अच्छा नहीं था। सूर्य, शुक्र और बुध के साथ बैठे थे। ये जरा विचार करिए, सूर्य, बुध और शुक्र, तीन भावों के अधिपति एक साथ पंचम भाव में और उस पे गुरु की दृष्टि जो सप्तमेश या जन्म कुंडली के दशमेश थे। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के यश पाने की पूरी जो है वो शिद्दत से मेहनत करने वाला होगा।
पर निसंदेह थोड़े विलंब से परिणाम मिलने वाले बनते हैं। पर एक बात बड़ी अद्भुत है, इनकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न बना है 21 डिग्री का पहले चरण में। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण के जो अधिपति होते हैं वो बन जाते हैं मंगल। लग्न बना बुध का। 21 डिग्री का लग्न जो है वो अवरोह अवस्था में है, मतलब वो जवान होकर के अब नीचे जा रहा है। अब होगी बात क्या कि लग्नेश होंगे बुध, लग्न के नक्षत्र के अधिपति बनेंगे गुरु जो उसका शिष्य है। यानी कि गुरु और बुध के प्रभाव से, और गुरु ने चूंकि बुध को और सूर्य दोनों को और शुक्र को देखा है, तो व्यक्ति के जीवन में सहनशीलता, वैदिक कर्मकांड कराने वाला, बुद्ध से है तो नारायण का भक्त, पूजा पाठ आदि में विश्वास करने वाला, ब्राह्मणों का पूजक, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, मठ के अधिपतियों के द्वारा सुसज्जित और उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने वाला और कराया जाने वाला, ऐसी अवस्था में ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, दार्शनिक विचारों का चिंतन मनन और अध्यात्म में बहुत गहरी रुचि रखने वाला होगा। ये सब चीज़ें क्यों होंगी? क्योंकि गुरु सूर्य को देख रहे हैं, गुरु बुध से प्रभावित है, और यहाँ भी गुरु और बुध का संबंध बन रहा है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र बना पुनर्वसु, पहले चरण के अधिपति मंगल और लग्न के अधिपति बुध। तो ये जो तीनों ही चीज़ें बन रही वो जातक को एनर्जेटिक बना रही हैं। पर कहीं ना कहीं जो अष्टम भाव के अधिपति शनि हैं उनकी दृष्टि यहाँ के लिए तो अच्छी है, पर व्यक्ति को परम शांति मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, और वहीं यहाँ पे पराक्रम का परिणाम देर से मिलता है। तो गुरु का प्रभाव भी यहाँ पे है और शनि का प्रभाव भी हो गया। तो विचार करिए, तो सप्तम और अष्टम दोनों भाव के अधिपति की दृष्टि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे। अब ऐसी अवस्था में उसको अपने पराक्रम को परिणाम में बदलने में बड़ी मशक्कत होगी। कारण ये होगा क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे सूर्य शुक्र और बुध की स्थिति बन रही है। ये ठीक नहीं होगा। ये इस कुंडली की सबसे कमज़ोर बातों में से एक बात हो सकती है। अब मैं यहाँ रोक करके आपको आपकी कुंडली के चंद्रमा से मिला देता हूँ, जिसमें पंचांग की भी चर्चा शामिल हो जाएगी। आइए, कार्तिक माह में जन्मे हैं, अश्विन माह का प्रभाव, इस वजह से व्यक्ति, आप लोगों को कई बार आपके बारे में ही ये बात है, कई बार लोग आपको कह देंगे कि है तो बड़ा अच्छा पर अपने मन का करता है, इस वजह से अभी तक वो ढूल मूल बना हुआ है। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से नेत्र से संबंधित और पेट से संबंधित और हृदय से संबंधित समस्याएं कई बार आपका दोहन कर सकती हैं। शरद ऋतु, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, बाप रे बाप, उत्तर मिल गया। मैं खुद जो है वो मुझे महसूस होती है ये बात, काश थोड़े मेरे कर्म अच्छे होते तो मैं कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि का चंद्रमा लेकर के पैदा नहीं होता। ये बड़ी तोड़ते हैं। लो काट दिया। और किसी भी ज्योतिषी से जाकर के दिखा लीजिए, ये आपकी कुंडली की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। जितनी भी समस्याएं आपने गिनाई हैं अपने जीवन में, उस सबका एकमात्र कारण, भले सारे इतने हैं, कुछ नहीं है, ये सब जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर चंद्रमा ठीक तो सब ठीक, नहीं तो ये सब बेकार, टोटल कुछ नहीं, सबको काट दो। सच्ची बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी कुंडली का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी का है, जो अभी तक आपको भटका रहा है। यहां कुछ नहीं रखा। शिव जी के मंदिर का जाना, शिव जी के मंदिर का धोना और शिव जी को दही अर्पित करना सोमवार को, अगर हो सके तो वहीं बैठ करके जो है वो चमीटा गाड़े बैठे रहो। शिव जी कैसे चमीटा गाड़े थे, बैठे थे ना वो कैसे, कहाँ पे, जब समुद्र मंथन के बाद माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, तो उन्होंने भी जो है वो विवाह का ध्येय लेकर के वो बैठे थे बगल में कि क्या पता मेरी भी जो है वो भाग्य की रेखा चमक जाए और ये स्थिति हो जाए। मतलब आपकी कुंडली की सबसे बड़ी समस्या, यहाँ मैं माथा खपा रहा था और समस्या यहाँ छुपी बैठी है, ये आपको परेशान करता है। और जो आप जो विह्वल होते हैं, आप जो परेशान होते हैं, आप जो चिंतित होते हैं, आप जो व्यथित होते हैं, आप जो इमोशनल होते हैं, आपके अंदर जो आपको कभी किसी को छोड़ना नहीं चाहता, बिलबिलाते हैं, जो एकदम अकुलाहट होती है, वो सब यही कराता है। आपके पास धन का ना आना, धन देर से आना, विलंब से आना, इमोशनली बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाना, बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाना, हैंगओवर किसी की उतरी है ही नहीं, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा करके अपनी लुटिया डुबो देना, ये सब चंद्रमा कराते हैं। और क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव जो यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और गौरव का होता है, प्रभाव का होता है, आभाव का होता है, अभाव नहीं, दरअसल वो अभाव देने वाला होता है। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो अभाव में जाएंगे। किसी को भी दिखा लो, जाओ बोल दिया, किसी को दिखा लो,
अगर चंद्रमा ठीक होता तो ये कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत होती, पर आप जितने ही नीचे गए हैं उसके पीछे एकमात्र कारण आपकी कुंडली का चंद्रमा है। और दूसरा, नीच के सूर्य जिनकी स्थिति आपकी कुंडली में, मैं एक बात बता दूं, अगर आप देखेंगे तो वस्तुतः वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, नहीं तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती बात। यहाँ भी वो जन्म कुंडली में 7 के बैठे हैं, यहाँ भी 7 के बैठे हैं, और यहाँ वो जन्म कुंडली में 8 के बैठ जा रहे हैं, मतलब वृश्चिक राशि में। सूर्य वृश्चिक राशि में आत्मविश्वास को रोग लगा देंगे। मित्र की राशि अवश्य है, पर जल तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह है। तत्व के आधार पर अगर कुंडली को समझने का प्रयास करेंगे, भगवान शंकराचार्य ने हर बार अपने हर एक ग्रंथ में और उनके जितने भी व्याख्यान हैं उन सब में उन्होंने तत्वों को ही सबसे पहले जिम्मेदार समझाया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब इनके पास अलग अलग जो हैं वो प्रकृति सब लेकर के हैं, और सबके पास अलग अलग क्षमताएं हैं। पृथ्वी के पास सारी क्षमताएं हैं, जल के पास उससे कम, अग्नि के पास उससे कम, वायु के पास उससे कम, आकाश के पास सिर्फ ध्वनि बजती है, सिर्फ शब्द है, उसके पास बाकी कुछ नहीं है। ऐसी ही स्थिति कि आपकी कुंडली में अगर आप मंगल को देखेंगे तो अग्नि तत्व का ग्रह है और बैठा है भूमि तत्व की राशि में, कोई मेल ही नहीं है। चंद्रमा जल तत्व के ग्रह होते हैं, भूमि तत्व में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे दिग्बली हो जाएंगे। लेकिन जन्म कुंडली में सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह और वायु तत्व की राशि में बैठे तो वो ठीक है, पर वस्तुतः शुक्र के साथ और सूर्य के साथ बैठना, सूर्य बुध और शुक्र बैठना एक ही साथ चाहते हैं, और वस्तुतः जब वो बैठ जाते हैं तो तिलमिलाहट दे देते हैं, और ये परिणाम जो आपको नहीं मिल रहा वैसे ही का ऐसे ही ये नहीं लेने दे रहा। तो यहाँ जो है वो बात, वो सबसे ज़्यादा आपको तत्वों पे लेकर के विचार करने की है कि गुरु जो है वो बढ़िया बैठे, पर वस्तुतः वो सप्तमेश होकर के लाभ को मार रहे हैं। देख जरूर रहे हैं तो विवाह और दाम्पत्य के क्षेत्र में, और गुरु की दशा कमजोर नहीं जाएगी। इस कुंडली में गुरु की दशा, इस कुंडली में मंगल की दशा, इस कुंडली में बुध की दशा अच्छी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको ये बात विचार करने की आवश्यकता है कि जन्म कुंडली का पंचम भाव विदीर्ण है। कैसे? वहाँ सूर्य, बुध और शुक्र, ज्योतिष का सूत्र है कि सूर्य, बुध और शुक्र बैठना एक ही साथ चाहते हैं, पर जब वो बैठ जाते हैं तो कमजोरी पैदा करने वाले हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने अपने हर एक ग्रंथ में तत्वों को बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित किया है, और उनका अनावरण बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के साथ किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आप जब इनके तत्वों को समझेंगे, इनके अंदर समाहित गुणों को समझेंगे, तो बात निकल के सामने आती है कि पृथ्वी के पास सार्वभौम सभी प्रकार के गुण मौजूद हैं। पृथ्वी के बाद जो है वो जल, अग्नि, वायु और आकाश के पास सिर्फ एक गुण बचता है, शब्द। उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द, ध्वनि। तो यहाँ पे ये जो बात यहाँ से दिख रही है, तो तत्व के आधार पे अगर आप कुंडली में जैसे जो एलिमेंट आपके शरीर के अंदर हैं, राहु तो बड़े अच्छे थे पर मीन राशि के बैठे थे। मीन राशि के राहु के बारे में ज्योतिष और मर्मज्ञों ने क्या बात कही है? वो तटस्थ हो जाते हैं, न तो बहुत ज़्यादा अच्छे न तो बहुत ज़्यादा बुरे। इसका मतलब है कि वो आपके करियर में जो उसका ओरिएंटेशन था वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली एक्टिव नहीं था, क्योंकि जब आप यहाँ पे दशम भाव की स्थिति को देख रहे हैं तो इस भाव के अधिपति शुक्र जो है वो गुरु और बुध के साथ बैठे थे, प्रतियोगिता भाव के अधिपति के साथ बैठे थे। यहाँ जो दशम भाव का अधिपति है वो छठवें भाव के अधिपति के साथ बैठा था। अलग बात है कि वो भाग्येश होकर के भी बैठा है, मतलब आप कई बार इतने ज़्यादा इमोशनल होंगे कि किसी को छोड़ेंगे ही नहीं, किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। इस कारण से कई बार आप दूसरों को पहले ही अपनी सीट पर बिठा देते हैं और खुद खड़े खड़े यात्रा करते हैं, तो यात्रा में दिक्कत होगी। ये वास्तव में मानवता की एक सबसे बड़ी मिसाल हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो आपकी कुंडली का दशमेश है, वो जन्म कुंडली में गौर से देखिए तो गुरु के साथ बैठा, जो मेहनत भाव का अधिपति है, खुद का काम करना आवश्यक होगा। और गुरु बुध के साथ तो कुछ ऐसा ज्ञान दे देना, कुछ अच्छी चीज़ें कर लेना, सामाजिक रूप से आप कितने प्रबुद्ध हैं, मजबूत हैं, उसको कितना देना चाहते हैं, आपके जो है वो करियर में समाज को देने के लिए क्या है, आपके कार्य क्षेत्र में आपने समाज को कितना दिया है, इस बात पे विचार करिए। आपकी कुंडली में राजनीति के योग, आपकी कुंडली में चंद्रमा हालांकि खराब है तो सब खराब कर देता है, फिर तो कुछ बोलने का मन ही नहीं करता जब चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कूट कूट करके पीटना हो तो मैं सबसे पहले इस कुंडली में चंद्रमा को पीटूंगा। सही बात है, क्योंकि आपके वश का कुछ भी नहीं है, वो सब लेकर के बैठ जाता है। तो यहाँ पे और दूसरा, यहाँ गुरु सूर्य तो ठीक है, ऐसे कोई कमजोरी यहाँ पे नहीं है। गुरु जो है वो एक नंबर में यहाँ भी बैठे हैं, वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है। गुरु की दशा पे आप जरूर ही भरोसा कर सकते हैं। चंद्रमा मंगल और बुध के साथ 12वें भाव में। अब यहाँ पे ऐसी स्थिति कि व्यक्ति को दाम्पत्य में भी कई बार दिक्कत होती है,
और थोड़ी थोड़ी समस्या अगर उधर से नहीं भी है तो भी मैं समझता हूँ कि वो उत्साह, वो जो जागृति होती है वो थोड़ा कम सा होता है। वैसे नवमांश कुंडली में चंद्रमा और शुक्र बुध 12वें बैठे हैं, ये पत्नी के पीछे भी खर्च करने का एक कारण बन जाता है। अगर कभी स्वास्थ्य वगैरह कमज़ोर हो रहा होगा तो ऐसे ही, या कई बार अगर दाम्पत्य में कमज़ोरी अगर कोई देखने को मिलती होगी तो वो सूर्य के कारण ही होती है। वैसे कई बार अपनी पत्नी कमज़ोर और दूसरी की पत्नी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये भी एक स्थिति बनती है, क्योंकि मंगल 12वें और यहाँ मंगल जो है वो वहाँ पे चंद्रमा केतु, यहाँ पे मंगल नहीं है, यहाँ चंद्रमा केतु बुध के साथ शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये स्थिति बनती है। यहाँ शुक्र है तो मंगल और केतु, हालांकि इसे पापकर्त्री नहीं कहूँगा, क्योंकि चंद्रमा बुध और शुक्र के साथ केतु बैठेंगे तो अपना शुभ प्रभाव ही दिखाएंगे, शुभ ग्रह की राशि है, पर 12वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, इस वजह से वहाँ पे एक जो है वो खालीपन या एक रिक्ति या फिर वहाँ पे एक थोड़ी सी जो है वो वैकेंट वाली बात हो जाती है, जहाँ पे हालांकि एक बड़ी अच्छी बात यह है कि दाम्पत्य को बड़ा अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य जब केंद्र में बैठेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे आने वाले समय में उभर करके सामने आता है। गुरु में सूर्य, गुरु में चंद्रमा, गुरु में शनि, गुरु में बुध, गुरु में शुक्र, ये सारी जो दशाएं होंगी वो कहीं ना कहीं जातक के लिए सपोर्टिव होती हैं। आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह और लगभग सभी ग्रह मृतप्राय या वृद्ध होकर के बैठे हैं, कोई भी युवावस्था का नहीं बैठा है। जैसे सूर्य 3 डिग्री के, चंद्रमा 8 डिग्री के, मंगल 13 डिग्री के हैं, ठीक ठाक हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में वो अच्छे नहीं होते तो उन्होंने अपना प्रभाव पूरे तरीके से जमा दिया है। अब उसके बाद अगर बुध की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में बुध जो बैठे हैं वो बैठे हैं 18 डिग्री के, लेकिन वक्री हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, अस्त ग्रह का और यहाँ पे 3 डिग्री के सूर्य और 18 डिग्री के बुध, अब होगा क्या कि सूर्य ने बुध को अस्त तो नहीं करा है, लेकिन सूर्य अस्त होने से खराब हो जाते हैं वक्री होकर के। अस्त होते तो उतने बुरे नहीं होते जितने वक्री होकर के होते हैं। वो कई बार बेवजह की उल्टी पुल्टी हरकतें करने वाला व्यक्ति को बना देते हैं, टाइम पे चीज़ें जो हैं वो एक्टिव नहीं होती, या फिर कई बार व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उस तरीके से खुल करके सामने नहीं आ पाता है जितना होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि आप ना लोगों को देख करके अपने अंदर की जो दयालुता है उसको किनारे थैले में डालिए, क्योंकि इस वजह से कई बार आपका काम बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा दूसरों को समझने के चलते अपना काम नुकसान में कर रहे हैं, तो दूसरों को समझना आवश्यक है, पर मैं समझता हूं कि अगर खुद की जिम्मेदारी जब तक व्यक्ति नहीं लेगा तब तक वो दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा करके न तो खुद अच्छा बन सकता है न तो सामने वाले की मदद कर सकता है। तो पहले खुद को मजबूत बनाना आवश्यक होगा। यहाँ पे बुध के बाद अगर गुरु की बात करूंगा तो वो भी 0 डिग्री के हैं। तो जीवन का जो होप है, जो जीवन में आप किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो पहले अपने आप को उसके योग्य बनाने की आवश्यकता होगी जिसने आपका रोजगार कमज़ोर किया है। ये एक जो है वो गड़बड़ वाली स्थिति बन रही है। उसके बाद वो भी वक्री हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनका प्रभाव राहु से प्रभावित होने लगता है, क्योंकि वो 0 डिग्री के वक्री हैं और राहु उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वो थोड़ी सी बीमारी देने लगते हैं। राहु शनि का प्रभाव है तो ये थोड़ी गड़बड़ तो वाली बात। हालांकि नौकरी वगैरह के योग आपकी कुंडली में अच्छे देख रहा हूँ, पर वो भी उतने मजबूती से नहीं, थोड़े कमजोरीपन के साथ। गुरु की दशा में आप जो करना चाहते हैं करिए, क्योंकि गुरु की दशा पे आप भरोसा कर सकते हैं। इस कुंडली के लिए 1 तारीख अच्छी रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा रहेगा, हस्त नक्षत्र अच्छा रहेगा, स्वाति नक्षत्र अच्छा रहे, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा अच्छा रहे, रोहिणी अच्छा रहे, और एक नक्षत्र जो आपके लिए बहुत अच्छा रहे पुनर्वसु और पुष्य, ये दोनों तो अच्छे होते ही हैं, विशाखा भी ठीक है। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देखूंगा उसके आधार पे इतनी बात कहूंगा कि आप व्यापार भी कर सकते हैं, पार्टनर के साथ मिलकर के रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके सुख भोगने। आपका मन ठीक है पर वो इतना ज़्यादा किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। व्यक्ति कभी भी किसी के बारे में उल्टी पुल्टी जो है वो विचारधारा नहीं पनपने देता है, पर वो बहुत ज़्यादा इतना स्पष्ट है कि उसके लिए कई बार मैदान साफ मिलता ही नहीं है और उसको कई बार कोना पकड़ना पड़ता है। तो रेस चलाने के लिए कई बार आपको पीछे देखना पड़ता है, या फिर कई बार आपको खाली पीछे 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 ही जाना पड़ता है। तो इस वजह से, जैसे मैं बचपन में क्या था, मैं, मेरे मौसी के लड़के और उनकी जो है वो मेरी मौसेरी बहन, सब जब 4 कोने वाला खेल खेलते थे, और जब मेरी मौसी की बहन जो मेरी मौसेरी बहन थी, जब वो चोर बन जाती थी तो मैं इमोशनल होकर के क्या करता था, अपना कोना छोड़ देता था, खुद चोर बन जाता था और खूब मार खाता था।
तो ये चीज़ें हो सकता है कि वो मेरे जल्दी सफल न होने के पीछे का कारण बनी हो। और अगर वो आज सफल हैं, जो मेरे पैरेलली खेला करते थे, तो उनके पीछे का ये कारण था क्योंकि वो कभी भी इमोशनल अपने आप को बना करके खुद को पीछे नहीं किया। ये आप कर देते हैं, ये मत करिए। इसके बाद आपकी कुंडली में मैं दशमांश कुंडली पे चर्चा करूंगा। तो गुरु और बुध शुक्र, ये ठीक है, सुख देगा, पर आप जो है वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और कुछ ऐसा काम जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो जाए, ऐसा काम कर सकते हैं। कोई जो है वो NGO टाइप अगर कुछ करना हो वो भी कर सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली में बहुत सारे काम हैं। राहु आपकी कुंडली में बैठे हैं 8 डिग्री के, और ये आपकी कुंडली में दशाओं के क्रम में अगर परिणाम करूंगा तो कमज़ोर करेंगे। हालांकि राहु ने आपको बहुत सताया है, क्योंकि वो न तो अच्छा रहा था न तो बुरा। उसने न तो आपको खोने दिया और ना ही डूबने दिया और ना ही उतरने दिया। तो आप कहीं के नहीं रहे, ऐसा कह सकता हूँ। वस्तुतः वो आपको दरअसल वो ढलान पे रखा, जिधर मिला उधर व्यक्ति लुढ़कता गया। इस वजह से राहु की दशा थोड़ी सी कमज़ोरी वाली बीती है। वैसे आपकी कुंडली में बलवान ग्रहों में से मैं कहूँगा तो शुक्र के पास थोड़ा बल ज़्यादा है, शनि के पास भी बल ठीक है। शनि आपकी कुंडली में ठीक ठाक बैठे हैं, साहस देंगे, पर ग्रह की स्थिति थोड़ी कमज़ोर जरूर है। एकमात्र ग्रह जो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा वो चंद्रमा तो ठीक बैठा था, डिग्री के हिसाब से मंगल अच्छे बैठे हैं, पर चतुर्थ भाव के मंगल अच्छे नहीं होते, इस वजह से गड़बड़ी हो जाती है। कहाँ से कुछ नया ढूंढूं अच्छा जो मिल जाए। गुरु की दशा आपसे मेहनत करवाएगी और धन देगी। संतान पक्ष के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है। संतान पक्ष के लिए कुंडली अच्छी है और संतान से व्यक्ति का व्यक्तित्व चौड़ा होगा। संतान हो सकता है कि आपकी कुंडली जो आपने पूरी न करी हो वो संतति आपकी पूरी कर दे, और ये संभव है। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में कई बार पुराना भी देखना पड़ता है। माता पिता में आपके पिता जो हैं वो ठीक हैं, उनके आपकी कुंडली में हृदय क्षेत्र परेशान ना करे, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पे ग्रास नली परेशान ना करे, ये परेशानी का एक माहौल बन सकता है। बाकी आपकी कुंडली में नौकरी वगैरह में सरकार से, अर्ध सरकारी क्षेत्रों से जुड़ करके काम करने का भी योग बनता है। क्लियर है? अगर कुछ काम करना होगा तो आप खाने पीने, रेस्टोरेंट और अनाज वगैरह से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ करके अपना करियर बना सकते हैं। दिन आपके लिए बुधवार का और शनिवार का और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते। शनि अगर अष्टम भाव के अधिपति नहीं होते तो और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। गुरु इस कुंडली के लिए मारक हो जाते हैं या बाधक हो जाते हैं। बुध इस कुंडली में 2 भावों के अधिपति होकर के केंद्राधिपति दोष और बाहर, इस वजह से थोड़ी कमजोरी, वक्री होने से कमजोर। गुरु अकेले तो लाभ को कमजोर किया, और लग्न के अधिपति का पंचम में जाना इतनी ज़्यादा कृतज्ञता भरी है कि व्यक्ति खुद के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। धन भाव के अधिपति यहाँ ये ठीक है, पराक्रम के अधिपति यहाँ, पर इसी भाव के अधिपति के साथ नीच भंग होगा और वो वर्गोत्तम हो जाने के कारण बली भी होंगे। इस वजह से व्यक्ति कम से कम उसके अंदर का चारित्रिक जो पतन होता है वो कभी नहीं होता, मोरालिटी उसकी कभी भी डाउन नहीं होती, हमेशा ही उसकी सफलता बरकरार रहती है, धीरे 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 आगे बढ़ता है, और निश्चित रूप से उसको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होती। गंभीर बीमारी नहीं होती, वो हमेशा ही सहनशीलता के साथ आगे बढ़ता रहता है। बुद्धिमानी उसकी कभी भी खत्म नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी कुंडली का चंद्रमा और उसकी कुंडली का बहुत ज़्यादा चिपक जाना है। मत चिपको। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शिव जी की पूजा, बाकी कुछ नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।